Hello everyone and welcome back to our channel Biology Impulse. Today in this session we will talk about chapter number 8 of class 11th, that is Cell the Unit of Life. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. तो जो सेल होती है वो फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है लाइफ की. व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चरल यूनिट तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी काम हो रहे होते हैं वो सारे के सारे सेल के अंदर हो रहे होते हैं, इसीलिए उसको उसकी फंक्शनल यूनिट बोला जाता है. और हमारी जो पूरी बॉडी है यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हम सब की जो बॉडी है वो सेल से बनी हुई होती है, इसीलिए हम सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोलते हैं. अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो यूनिसेल्युलर हो सकते हैं या फिर वो मल्टी सेल्युलर हो सकते हैं. अगर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट कि वो एक सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकती है उनकी, और इसके साथ साथ असेंशियल जितने भी फंक्शंस हैं लाइफ को बनाए रखने के लिए वो सारे के सारे फंक्शंस इनके अंदर होते हैं. जो सेल है उसको सबसे पहली बार डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था रॉबर्ट हुक. लेकिन उन्होंने जो सेल को देखा था वो एक डेड सेल थी, उन्होंने बार्क ऑफ अ ट्री से इसको आइसोलेट किया था. लेकिन सबसे पहली बार जो लिविंग सेल थी उसको देखा था एक दूसरे साइंटिस्ट ने जिनका नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहुक. इसके अलावा हमें पता है कि सेल के अंदर 3 मेन कंपोनेंट होते हैं. सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है. तो अब ये जो न्यूक्लियस है इसको सबसे पहली बार डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन. अभी हम आगे बात करते हैं सेल थ्योरी के बारे में कि सेल थ्योरी क्या है, किस साइंटिस्ट ने दी थी, किसने उसको मॉडिफाई किया था. तो अगर सेल थ्योरी की बात करी जाए तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था मैथ्यूस शिल्डन और साल था 1838 का. ये जर्मनी के बॉटनिस्ट थे. इन्होंने देखा कि प्लांट के अंदर बहुत सारी तरीके की जो सेल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं और जितने भी प्लांट हैं वो सारे उन अलग अलग तरीके की सेल से मिलके बने होते हैं, और ये जो सेल हैं ये आगे मिलके टिश्यू की फॉर्मेशन करती हैं. उसी टाइम के आसपास एक दूसरे साइंटिस्ट भी थे जिनका नाम था थियोडोर शिवान, और वो भी 1839 के अराउंड वो एक ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग तरीके की एनिमल सेल को स्टडी किया था. और उन्होंने ऑब्जर्वेशन करी कि जो सेल है उसके बाहर एक आउटर लेयर प्रेजेंट होती है जिसको आज के टाइम पे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. फिर उन्होंने अपनी स्टडीज़ के बेस पे कंक्लूड किया कि जो सेल वॉल है ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है प्लांट सेल की, यानी कि जितने भी सेल हैं सबके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. वहीं पे जो सेल वॉल है सिर्फ और सिर्फ वो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है. तो ये जो शिल्डन और शिवान थे इन दोनों ने मिलकर फिर सेल थ्योरी को फॉर्मेट किया था, फॉर्मुलेट किया था. तो हम बोल सकते हैं कि जो सेल थ्योरी थी वो शिल्डन और शिवान ने दी थी. और इसके बाद में इस थ्योरी को मॉडिफाई किया था एक और साइंटिस्ट ने जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चोव. अब क्या क्या स्टेटमेंट है इस सेल थ्योरी के उनके बारे में बात करते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे किस चीज़ से बने, सेल से बने हुए हैं और सेल के ही प्रोडक्ट हैं. इसके अलावा दैट ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, वहीं पे जितनी भी नई सेल बनती हैं वो सारी की सारी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स यानी कि जो पहले से सेल्स मौजूद हैं उन्हीं से बनती हैं. ये वाला जो सेकंड पोस्टुलेट था ये दिया था रुडोल्फ वर्चोव ने. तो इन तीनों ने मिलके सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था, एक पर्टिकुलर इनको शेप दी थी. द नेक्स्ट वन इज देन ओवरव्यू ऑफ अ सेल, यानी कि जो सेल है वो बेसिक उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, तो उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं. द फर्स्ट थिंग इज़ कि जो सेल होती है उसके अंदर 3 मेन कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं सॉरी. द फर्स्ट वन इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है. द सेकेंड वन इज़ साइटोप्लाज्म एंड द थर्ड वन इज़ न्यूक्लियस. तो इन्हीं के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं. तो अगर सबसे पहले हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में तो ये एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि ये कुछ सिलेक्टेड चीज़ों को ही अपने अंदर और बाहर जाने की परमिशन देती है. इसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये लिपिड्स और प्रोटीन से मिलके बनती है. द नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ द साइटोप्लाज्म. तो ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये एक जेली लाइक फ्लूइड होता है और ये वो मेन एरिया होता है जहाँ पे जितनी भी सेल्यूलर एक्टिविटीज़ हैं वो होती हैं, चाहे वो प्लांट के अंदर हो रही हो या फिर वो एनिमल्स के अंदर हो रही हों. वहीं अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं जीन्स. और ये जो क्रोमोसोम्स और जीन्स हैं ये दोनों के दोनों मिलके बने होते हैं डीएनए से. जो डीएनए है इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये जो डीएनए है ये हम सभी का जेनेटिक मटेरियल भी है.
इसके अलावा अगर हम साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं अगर उनकी बात करें तो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं बहुत सारी छोटी छोटी बॉडीज़ जिनको सेल ऑर्गेनेलीज भी बोला जाता है। इनके एग्जाम्पल हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा वैक्यूल्स वगैरह भी हो सकती हैं या फिर कुछ और सर्टेन माइक्रो बॉडीज़ भी हो सकती हैं। अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हो सकते हैं दो तरीके के, या तो वो हो सकते हैं प्रोकैरियोट या फिर वो हो सकते हैं यूकैरियोट। अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हमने बोला बेसिकली कि जो प्रोकैरियोट हैं या फिर यूकैरियोट हैं, ये होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियस। कैरियोट का मतलब ही होता है हमेशा न्यूक्लियस। वहीं जो प्रो लगा होता है इसके आगे, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी कि स्टार्टिंग की स्टेज का न्यूक्लियस। यानी कि एक ऐसा न्यूक्लियस होगा जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। इसके बाहर जो इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट नहीं होगी। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनके पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। इसके साथ साथ इनके अंदर जो इनकी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो उनके बाहर भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। वहीं अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो वही कैरियोट का मतलब होगा न्यूक्लियस और यू का मतलब होता है ट्रू, यानी कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, यानी कि उस न्यूक्लियस के अंदर सारी चीज़ें बहुत वेल डिफाइंड प्रेजेंट होंगी, अच्छे से बनी हुई होंगी। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो अगर प्रोकैरियोट्स के अंदर बात करी जाए तो प्रोकैरियोट के अंदर बेसिकली बैक्टीरियाज, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्म और पीपीएलओ को इंक्लूड किया जाता है। बेसिकली जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं ये सभी के सभी सिर्फ और सिर्फ मोनेरा किंगडम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा ये जर्नली स्मॉलर इन साइज होते हैं लेकिन बहुत जल्दी रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में। अब इनकी जो शेप और साइज़ है वो भी बहुत ज़्यादा अलग अलग हो सकती है। अगर हम बैक्टीरिया की शेप्स की बात करें तो यहाँ पे 4 तरीके की शेप देखने को मिल सकती हैं। पहली है बेसिलाई, that is rod shaped bacteria. The second one is coccus, that is spiral shaped bacteria. The third one is vibrio, that is comma shaped bacteria, and the last one is spirillum, that is spiral shaped bacteria. इसके अलावा अगर हम और बात करें तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास एक सेल वॉल भी होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करती है, लेकिन ये माइकोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि माइकोप्लाज्म एक एक्सेप्शन है जहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं। और जैसा हमने पहले डिस्कशन किया था कि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स है, तो इनके पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं होगा। इसके अलावा इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नेकेड होता है और इसके बाहर में कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। इसके अलावा इनका जो जीनोमिक डीएनए है उसके साथ साथ में इनके पास छोटे छोटे सर्कुलर डीएनएज भी प्रेजेंट होते हैं इनके जीनोमिक डीएनए के अलावा। यानी कि इनका जो जीनोमिक डीएनए है वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा एडिशन में इनके पास एक और सर्कुलर डीएनएज प्रेजेंट होते हैं जिनको बोला जाता है प्लाज्मिड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो 12th क्लास की बायोटेक यूनिट है उसके अंदर प्लाज्मिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इन्हीं के बारे में हम देखते हैं कि क्या होता है। तो ये स्मॉल सर्कुलर डीएनए होते हैं जो कि जीनोमिक डीएनए के बाहर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये एंटीबायोटिक से भी क्या होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर पाई जाती है। यूकैरियोट्स के जिससे रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं वो प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम्स को छोड़ के उतने ही अच्छे तरीके से नहीं पाई जाती हैं। द प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। इसके अलावा इनके पास मीजोसोम्स भी प्रेजेंट होती हैं और ये जो मीजोसोम्स हैं ये प्रोकैरियोट्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नॉर्मली ये जो मीजोसोम्स है ये सेल मेम्ब्रेन की ही इनवर्ड फोल्डिंग्स को मीजोसोम्स बोला जाता है और ये प्रोकैरियोट्स के अंदर ही पाई जाती हैं, यूकैरियोट्स के अंदर नहीं पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो बहुत सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, स्पेशली अगर हम बैक्टीरियल सेल्स की बात करें तो उनके पास एक केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप जो है वो प्रेजेंट होता है। ये जो सेल एनवेलप है इसके अंदर टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर इन तीनों लेयर्स की बात करी जाए तो जो सबसे पहला होता है आउटर मोस्ट लेयर जिसको बोला जाता है ग्लाइकोकाइलिक्स, द सेकेंड वन इज सेल वॉल एंड द थर्ड वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि ये तीनों की तीनों जो लेयर्स हैं ये मिलके सेल एनवेलप की फॉर्मेशन करती हैं। तो ये जो तीनों लेयर हैं ये अपना अलग अलग फंक्शन करती हैं लेकिन फिर भी ये एक साथ मिलके रहती हैं और एक सिंगल यूनिट की फॉर्मेशन करती हैं जिसको हम सेल एनवेलप बोलते हैं।
इसके अलावा जो बैक्टीरियाज हैं उनको दो अलग अलग ग्रुप्स के अंदर बांटा गया है इस बेसिस के ऊपर कि उनकी जो सेल एनवलप है उसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस मौजूद हैं और किस तरीके से वो स्ट्रेनिंग प्रोसीजर को ऑक्यूपुलेट करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। स्ट्रेनिंग का मतलब होता है द कलरिंग ऑफ ए सेल, कि जो नॉर्मली हमारी सेल्स होती हैं वो कलरलेस होती हैं और ट्रांसपेरेंट भी होती हैं, तो हम उनको माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं देख सकते हैं, तो इसीलिए हम सेल को कलर करते हैं ताकि वो इजीली माइक्रोस्कोप के नीचे विजिबल हो जाए। तो इसी कलरिंग के प्रोसीजर को स्टेनिंग बोला जाता है। स्टेनिंग का एग्जांपल हो सकते हैं इथीडियम ब्रोमाइड, ईओसिन, मेथाइलिन ब्लू वगैरह, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो अब किस बेसिस पे कि वो स्टेन को ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, उनकी एनवलप कैसी है, इसके बेसिस पे जो बैक्टीरियाज हैं बेसिकली दो तरीके के थे। पहले होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज और दूसरे होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज। जो ग्राम स्टेन को ले लेते हैं बैक्टीरियाज उनको बोला जाता है ग्राम पॉजिटिव, और जो ग्राम स्टेन को नहीं लेते हैं उनको बोला जाता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज। इसके अलावा जो ग्लाइकोकाइलेक्स है वो थिकनेस के अंदर और कंपोजिशन के अंदर भी अलग अलग हो सकती है। तो इसके बेसिस पे वो दो तरीके की हो सकती है, या तो वो स्लाइम लेयर हो सकती है या फिर वो कैप्सूल की फॉर्म में हो सकती है। अगर स्लाइम लेयर की बात करी जाए तो यहाँ पे जो ग्लाइकोकाइलेक्स है ये एक लूज शीट की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। वहीं पे अगर हम कैप्सूल की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थिक और टफ प्रेजेंट होती है। वहीं अगर सेल वॉल की बात करी जाए तो ये शेप को डिटरमाइन करती है। इसके अलावा बैक्टीरियाज को ये बर्स्टिंग होने से या फिर कोलैप्स करने से भी बचाती है। इसके अलावा सेल वॉल से रिलेटेड एक और टर्म होती है दैट इज़ प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस के दौरान क्या होता है कि जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है वो होता है। हाइपरटोनिक कंडीशन होने का मतलब ये है कि सेल के अंदर जो लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है और जो सराउंडिंग मीडियम है उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, जिसकी वजह से जो सेल का लिक्विड था वो बाहर की तरफ मूव करने लग जाता है, जिसकी वजह से जो सेल है वो श्रिंक होने लगती है। तो जब सेल श्रिंक होती है तो जो सेल वॉल से ये दूर हो जाती है और इसी प्रोसीजर को बोला जाता है प्लाज्मोलाइसिस। एंड द नेक्स्ट वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक सेमी परमिएबल नेचर होती है और यही इंटरैक्ट करती है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये सिमिलर स्ट्रक्चर होता है इसका, चाहे वो प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स हो या फिर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हों। इसके अलावा अब हम बात करते हैं मीजोजोम्स के बारे में। वैसे तो हमने थोड़ा सा पहले भी बात कर लिया था कि जो मीजोजोम्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स के अंदर पाई जाती हैं। प्रोकैरियोट की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती हैं ये, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन से बनती हैं। ये जो मीजोजोम्स हैं ये आगे किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं। एग्जाम्पल वेसिकल की फॉर्म में हो सकती हैं, ट्यूब्यूल्स भी हो सकती हैं या फिर लैमेलाई भी हो सकती हैं। अब किस तरीके से आगे और कौन से स्टेप्स हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर हम मीजोजोम्स के फंक्शंस की बात करें तो ये सबसे पहले सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करवाती है, डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करवाती है और इसके साथ साथ डॉटर सेल्स के डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करवाती है। इसके अलावा ये रेप्लिकेशन में, सिक्रीशन प्रोसीजर्स में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज़ करना या फिर जो एंजाइमेटिक कंटेंट होता है उसमें भी ये हेल्प करवाती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एक और टर्म के बारे में दैट इज़ क्रोमेटोफोर्स। तो ये कुछ अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होती हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाती हैं और इनके अंदर कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इन एक्सटेंशंस को बोला जाता है क्रोमेटोफोर्स। अब ये जो बैक्टीरियाज हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं, या तो ये मोटाइल हो सकते हैं ना या फिर ये नॉन मोटाइल हो सकते हैं। तो अगर बैक्टीरियाज मोटाइल हैं तो इनके पास ये मोटालिटी आती है विद द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला। अब ये जो फ्लैजेला है ये बना होता है तीन चीज़ों से। पहली चीज़ होती है फिलामेंट, दूसरा है हुक और तीसरी है बेसल बॉडी। इनके अलावा जो बैक्टीरियाज हैं उनके पास दो और स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। पहले का नाम है पिलाए और दूसरा का नाम है फिम्बरी। ये जो पिलाइज होते हैं ये इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि कुछ स्पेशल प्रोटीन से मिलके बनते हैं। वहीं अगर फिम्बरी की बात करी जाए तो ये कुछ ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होती हैं जो कि स्प्राउट करती हैं सेल से बाहर की तरफ। इसके अलावा ये जो फिम्बरीज हैं ये अटैचमेंट में भी मदद करवाती हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया अटैच होते हैं रॉक के साथ या फिर किसी होस्ट बॉडी के साथ तो उसकी अटैचमेंट में मदद करवाती हैं फिम्बरी। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में दैट इज़ राइबोसोम्स एंड द इंक्लूजन बॉडीज़। तो ये जो प्रोकैरियोट्स के अंदर अगर राइबोसोम्स की बात करी जाए तो ये एसोसिएटेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ में। ये लगभग 15 नैनोमीटर से लेकर 20 नैनोमीटर इन साइज़ हो सकते हैं और ये 2 सब यूनिट से मिलके बनते हैं।
जो पहली सब यूनिट होती है वो है 50s और दूसरी होती है 30s, और ये फिर दोनों मिलके एक बिगर यूनिट की फॉर्मेशन करते हैं जिसको बोला जाता है 70s। यानी कि अगर पूछा जाए कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर जो राइबोसोम्स हैं वो कितने यूनिट के होते हैं, तो वो होता है 70s के राइबोसोम्स यहाँ पे देखे जाते हैं। अगर हम इसके राइबोसोम्स के फंक्शंस की बात करें तो ये साइट होती है प्रोटीन सिंथेसिस की। ये हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जो राइबोसोम्स हैं उनका फंक्शन होता है कि ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में मदद करवाती हैं। द नेक्स्ट टर्म इज पॉलीराइबोसोम्स और द पॉलीसोम्स। तो बहुत सारे जो राइबोसोम्स हैं वो एक सिंगल mRNA के साथ अटैच हो जाते हैं और एक चेन की फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो उसी चेन को बोला जाता है पॉलीराइबोसोम्स। यानी सिंपली क्या हुआ है, एक mRNA था उसके साथ बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो गए और एक चेन की फॉर्मेशन हो गई जिसको हमने पॉलीराइबोसोम्स बोल दिया। इसके अलावा ये जो राइबोसोम्स हैं पॉलीसोम के अंदर जो प्रेजेंट है वो mRNA को प्रोटीन के अंदर ट्रांसलेट करवाने में भी मदद करवाते हैं। अब हम बात करते हैं इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में। जो रिजर्व मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर वो स्टोर्ड होता है साइटोप्लाज्म के अंदर और इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज़, यानी कि सीधी भाषा में इंक्लूजन बॉडीज़ की फॉर्म में साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का रिजर्व मटेरियल था वो स्टोर रहता है। इसके अलावा ये जो इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं इनके आर बाहर कोई भी मेम्ब्रेनस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली लाई करती हैं। इनका एग्जाम्पल हो सकता है फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स एक्सेट्रास। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की, यानी कि अभी तक हमने जितनी भी बात करी थी वो सारी की सारी बात हो रही थी प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो चूंकि हमें पता है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इनकी जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं ये भी सारी की सारी मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। इनके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट होता है। सारी जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो आइडेंटिकल नहीं होती हैं। जो प्लांट सेल और एनिमल सेल हैं वो काफ़ी एक दूसरे से डिफ़र करती हैं। एग्जाम्पल की जो प्लांट सेल होती है उसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लास्टिड प्रेजेंट होता है या फिर एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि एनिमल सेल्स के अंदर नहीं पाए जाते। वहीं एनिमल सेल के पास सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है जो कि ऑलमोस्ट हर एक प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होता है। तो आगे हम बात करने वाले हैं सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में, उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेल मेम्ब्रेन के साथ में कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसको जर्नली पहली बार देखा गया था उसके डिटेल्ड स्ट्रक्चर को 1950s में। इसके अलावा जो केमिकल स्टडीज़ हुई थी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर स्पेशली आरबीसीज के अंदर, उनकी मदद से साइंटिस्ट को जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर था उसको भी जानने में काफ़ी हद तक मदद मिली थी। हमें पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स और प्रोटीन से बनी हुई होती है। यहाँ पे लिपिड की एक बाइलेयर जो है वो प्रेजेंट होती है। तो हम सबसे पहले इसी लिपिड्स के बारे में बात करते हैं कि जो लिपिड्स हैं उसके पास पोलर हेड होता है और एक हाइड्रोफोबिक टेल होती है। तो ये जो इसका पोलर हेड होता है ये तो बाहर की तरफ प्रोजेक्ट आउट होता है, वहीं जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है ये अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है। अब ये जो इस तरीके का अरेंजमेंट हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स का, ये इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो नॉन पोलर टेल है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की उसको एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट किया जा सके, इसीलिए इसी तरीके से इसकी जो अरेंजमेंट है वो होती है। इसके अलावा हमने बात करी थी कि सेल मेम्ब्रेन के पास कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो प्रोटीन्स की अगर बात करी जाए तो प्रोटीन्स दो तरीके के होते हैं। पहला है इंटीग्रल प्रोटीन और दूसरा है पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं कि जो कि पार्शियली या फिर टोटली बरिड रहते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। वहीं पे जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो कहाँ पे ये प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे इनके दो तरीके थे। अब आते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में। ये एक बहुत ही फेमस मॉडल है जिसको दिया था दो साइंटिस्ट ने जिनका नाम था सेंगर एंड निकोलसन। इसके अंदर जो क्वेसी फ्लूइड नेचर होता है लिपिड्स का वो अनेबल करता है लेटरल मूवमेंट को, यानी कि जो प्रोटीन्स है वो बहुत इजीली मूव कर पाते हैं इसी बाइलेयर के अंदर से। ये जो एबिलिटी है मेम्ब्रेन के अंदर से इजीली मूव करने की, इसी को मेजर किया जाता है इसके फ्लूइडिटी के बेस पे। अब हमें पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, इसीलिए मूवमेंट को अलाउ करती है मॉलिक्यूल्स के इनसाइड भी और आउटसाइड भी। अब जो मूवमेंट हो सकता है वो दो तरीके का हो सकता है, या तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है या फिर वो पैसिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है।
जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एनर्जी, यानी कि अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इनके अंदर मूव होता है। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको मूव करवाने के लिए हमें किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहीं बिल्कुल इसके उल्टा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए जो मेम्ब्रेन है उसके अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करवाया जाता है, यानी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसीजर होता है, यानी कि यहाँ पे एनर्जी खर्च होती है, एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। इसका एग्जाम्पल होगा सोडियम पोटेशियम पंप। इसके अलावा ऑस्मोसिस के बारे में हम ऑलरेडी जानते ही हैं कि यहाँ पे मूवमेंट होता है लिक्विड्स का फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इसका एग्जाम्पल होगा कि जो कुछ न्यूट्रल सॉल्यूट हैं वो इसी ऑस्मोसिस के प्रोसीजर से ही बहुत ईजिली मूव कर जाते हैं। तो ये तो जो सारी चीज़ें थी वो थी सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अब हम बात करते हैं सेल वॉल के बारे में कि जो सेल वॉल है ये एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो कि नॉर्मली प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं सेल वॉल की, अगर उनकी बात करी जाए तो सबसे पहले ये शेप प्रोवाइड करवाता है हमारी सेल को। वहीं अगर दूसरे फंक्शन की बात करी जाए तो ये उसको कोई भी मैकेनिकल डैमेज या फिर इन्फेक्शन वगैरह से भी प्रोटेक्ट करवाता है। सेल टू सेल इंटरैक्शन में भी मदद करवाती है सेल वॉल, और इसके साथ साथ जो अनडिजायर्ड मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए भी ये एज अ बैरियर का काम करती है। नेक्स्ट इसकी जो एल्गी की सेल वॉल है वो किस चीज़ से बनी हुई है, जो प्लांट की सेल वॉल है वो किस चीज़ से बनी हुई है, उसके बारे में देखते हैं। अगर हम एल्गी की सेल वॉल की बात करें तो ये सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स और इसके अलावा जो कुछ मिनरल्स हैं जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह से ये बनी होती है। वहीं अगर प्लांट की सेल वॉल की बात करी जाए तो ये सेल्यूलोज से बनी होती है, हेमी सेल्यूलोज प्रेजेंट होती हैं, पैक्टेन्स और प्रोटीन्स इनके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा जो मिडिल लैमेला होता है ये एक ऐसी लेयर है जो कि नॉर्मली कैल्शियम पैक्टेट से बनती है और ये जो होल्ड करती है या फिर ग्लू का काम करती है अलग अलग सेल्स को एक साथ। द सेल वॉल एंड द मिडिल लैमेला may be traversed by the plasmodesmatas which connect the cytoplasm of the neighboring cells as well. अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, that is endomembrane system. The some organelles have their function coordinated and are a part of endomembrane system. यानी कि हमारे अंदर कुछ ऐसी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं जिनका शेप और जो स्ट्रक्चर है वो तो अलग अलग होता है, लेकिन वो एक साथ मिलके काम करती हैं और मिलके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की फॉर्मेशन करती हैं। अगर हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करी जाए तो इसके अंदर चार मेन ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ ER, दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड वन इज़ गोल्गी एपरेटस। द थर्ड वन इज़ लाइसोसोम्स एंड द लास्ट इज़ वैक्यूल। तो हम इन्हीं चारों को फिलहाल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो ये कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पूरे स्कैटर्ड होते हैं, यानी कि फैले हुए होते हैं। वहीं पे ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इंटरसेल्यूलर स्पेस को दो अलग अलग पार्ट्स में या फिर दो अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर अलग अलग डिवाइड करवा देता है। जो एक कंपार्टमेंट होता है दैट इज़ ल्यूमिनर कंपार्टमेंट जो कि ER के अंदर प्रेजेंट होता है। वहीं जो दूसरा कंपार्टमेंट है दैट इज़ एक्स्ट्रा ल्यूमिनर कंपार्टमेंट जो कि साइटोप्लाज्म का पार्ट होता है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो तरीके के हो सकते हैं। पहला होता है RER और दूसरा होता है SER। RER स्टैंड्स फॉर द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इनको अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए तो ये रफ अपीयर करते हैं, इसीलिए इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। और इनकी जो रफ अपीयरेंस होती है ये होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, यानी कि RER के सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो किस चीज़ का सिंथेसिस करवाते हैं, वो प्रोटीन्स को बनाने में मदद करवाते हैं। वहीं अगर SER की बात करी जाए तो ये करवाते हैं लिपिड सिंथेसिस, और ये दोनों मिलके मदद करवाते हैं सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में, क्योंकि आपको याद होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन थी वो लिपिड्स और प्रोटीन्स की से मिलके बनी होती है। तो यहाँ से जो दोनों प्रोटीन्स और लिपिड बने हैं इनका ट्रांसपोर्ट होता है सेल मेम्ब्रेन तक, जहाँ पे आगे सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होती है। और इसी सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन को प्रोसीजर को बोला जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। द नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज द गोल्गी एपरेटस। ये जो गोल्गी एपरेटस है इसको सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था कैमिलियो गोल्गी। ये जो गोल्गी एपरेटस हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती है कि इनके अंदर सिस्टर्न प्रेजेंस होती हैं,
ये जो गोल्गी एपरेटस होता है ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक दूसरे से पैरेलली अरेंज होते हैं और इन्हीं पैरेलली अरेंजमेंट को सिस्टर्न्स बोला जाता है। ये जो सिस्टर्न्स है कॉन्क्रीटली अरेंज होती हैं न्यूक्लियस के पास में और इसके पास दो फेसेस प्रेजेंट होते हैं। एक होता है सिस फेज और दूसरा होता है ट्रांस फेज। जो सिस फेज है वो कॉन्वेक्स है और जो ट्रांस फेज है वो कॉनकेव है। सिस फेज को फॉर्मिंग फेज भी बोला जाता है और ट्रांस फेज को मैच्योर फेज भी बोला जाता है। अगर हम गोल्गी एपरेटस के फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन होता है कि अलग अलग मटेरियल्स को पैकेजिंग का काम करवाती है और इसके बाद में ये उनको डिलीवर भी करती है इंट्रासेल्यूलर टारगेट्स या फिर आउटसाइड द सेल तक, यानी कि पैकेजिंग भी करवा रही है और इसके अलावा ये उनका ट्रांसपोर्ट भी करवा रही है। The materials to be packed in the form of vesicles from the ER fuse with the cis phase and move towards the maturing phase। यानी कि जो भी मटेरियल है जिसको पैक होना है वेसिकल्स के फॉर्म में जो कि ER से आ रहे हैं वो सबसे पहले फ्यूज़ करते हैं गोल्गी एपरेटस के सिस फेज के साथ और उसके बाद में आगे मूव कर जाते हैं मैच्योरिंग फेज यानी कि ट्रांस फेज की तरफ। इसके अलावा जो गोल्गी एपरेटस है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट होती है ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन के लिए। इसके अलावा जो गोल्गी एपरेटस है ये लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में भी मदद करवाती है। द नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज़ लाइसोसोम्स। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कशन किया था कि जो लाइसोसोम्स होते हैं इनको कौन बनाता है, गोल्गी एपरेटस बनाता है। और ये जो लाइसोसोम्स हैं इनके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिनको डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी बोला जाता है, जो कि नॉर्मली एसिडिक पीएच पे सबसे बेस्ट फंक्शन करते हैं। तो अब अगर हमने बोला कि इसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो इनका एग्जांपल है लाइपेज, प्रोटीएज और कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये कुछ ऐसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं जो कि अलग अलग कंपोनेंट्स को ईजिली ब्रेक डाउन करवाने में मदद करवाते हैं और इनका जो ऑप्टिमम पीएच होता है वो है एसिडिक पीएच। ये जो एंजाइम्स हैं ये कैपेबल होते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट्स को, लिपिड्स को, प्रोटीन या फिर न्यूक्लिक एसिड को बहुत ईजिली डिग्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो लाइसोसोम्स होता है इनको सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है। इनको सुसाइड बैग इसलिए बोला जाता है कि बाय चांस अगर सेल के अंदर कोई भी डैमेज हो जाता है या कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है तो उसकी वजह से ये जो लाइसोसोम्स हैं ये खुद को बर्स्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट थे ये रिलीज़ आउट हो जाते हैं और अपनी सेल को ये डाइजेस्ट कर जाते हैं, इसीलिए इनको सुसाइड बैग भी बोला जाता है। ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं ये बेसिकली जो RER है उससे ये सिंथेसाइज होते हैं। और जो लास्ट पार्ट है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का दैट इज़ वैक्यूल। ये जो वैक्यूल है नॉर्मली प्लांट सेल के अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, वहीं जो एनिमल्स हैं उनके पास स्मॉल साइज़ के जो वैक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जो वैक्यूल है इनके अंदर नॉर्मली वाटर, सैप या फिर कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है या फिर कोई ऐसा मटेरियल जो कि सेल के फ़िलहाल काम का नहीं है, उन सारी चीज़ों को वैक्यूल के अंदर स्टोर किया जाता है, यानी कि एक स्टोर रूम के जैसे ये फंक्शन करता है। जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है उसको बोला जाता है टोनोप्लास्ट और ये जो टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन है वैक्यूल की ये प्लांट के अंदर बहुत सारे जो आयंस हैं या फिर जो दूसरे मटीरियल हैं उनके मूवमेंट को फैसिलिटेट करवाती है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। वहीं अगर अमीबा की बात करी जाए तो अमीबा के पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि एक्सक्रीशन का फंक्शन करता है। वहीं अगर हम प्रोटिस्ट की बात करें तो इसके पास फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ करता है। So that's all for today. If you have liked our video then please do not forget to like, share and subscribe our channel. Also you can tell us your views in our comment section as well. The next part of this video will be uploaded very soon, so till then stay tuned.